नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। आप में से कई लोग जो कि 20s में हैं या फिर 30s में हैं या फिर 40s में हैं, वो अपने उम्र के अलग अलग पड़ाव में अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत कर देते हैं। करीबी क्यों ना, क्योंकि 60 के बाद ठाठ भी तो करने हैं। और कई शोज भी हमने मनी गुरु में दिखाया है कि रिटायरमेंट के बाद प्लानिंग या फिर रिटायरमेंट के लिए अच्छा जो कॉर्पस है वो कैसे इकट्ठा किया जाए। लेकिन आज हम रिटायरमेंट के एक दूसरे पहलू पर बात करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है, जैसे कि वर्क प्लेसेस बदल रहे हैं, काम करने का अंदाज बदल रहा है, वैसे लोग 60 तक काम करने के बारे में अब कम सोचते हैं और 60 से पहले यानी कि अर्ली रिटायरमेंट के बारे में ज्यादा सोचने लगे हैं। तो आखिरकार इस ट्रेंड के पीछे वजह क्या है? अगर आपको 60 से पहले रिटायरमेंट चाहिए यानी कि 40 या फिर 50 तक की उम्र में आप चाहते हैं कि आप अपने काम से रिटायर हो जाएं, लेकिन हाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं कुछ और करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए क्या करें, कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें जल्दी रिटायरमेंट के लिए? इस पर आज हम मनी गुरु में इस स्पेशल पेशकश में बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा। हर्षवर्धन, आपका बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। शायद ये ट्रेंड काफी कैचअप कर रहा है हर्षवर्धन कि लोग 60 से पहले ही अब रिटायरमेंट चाहते हैं, क्योंकि खासतौर पर यंगस्टर्स वो अपनी लाइफ को एंजॉय ज़्यादा करना चाहते हैं, 9 to 5 की जॉब में फंसना नहीं चाहते हैं कि ऊपर से बॉस उनके ऊपर लगातार उनको इंस्ट्रक्शन देता रहे। इसलिए वो चाहते हैं कि जल्दी रिटायर होकर एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा करके अपनी लाइफ आराम से जिए। तो इस ट्रेंड के बारे में ज़रा थोड़ा सा हमें और अच्छे तरीके से बताइए कि ये क्यों बढ़ रहा है। और स्वाति, आपने सही कहा कि आजकल जो लैंडस्केप है, जो वर्किंग स्टाइल है, वो सब बदल चुकी हैं। जो लोगों की इच्छा है वो ये है कि वो अपने पैशन परस्यू करना चाहते हैं। कई लोग हैं ऐसे जो शुरुआत में आप देखेंगे कि एक स्टेबिलिटी के हिसाब से, करियर सेटलिंग के हिसाब से वो एक जॉब ले तो लेते हैं, लेकिन वो अपने पैशन को परस्यू करना चाहते हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज की तारीख में, डिजिटल मीडिया ले लीजिए या कोई भी आज की तारीख में कोई भी बिजनेस लाइन देख लीजिए, बहुत अलग अलग तरीके हैं जिससे काम हो सकते हैं। और अगर आप एक दूसरा पहलू देखें, वो ये है कि जो बिजनेस लैंडस्केप है, जो काम करने का तरीका है, डिजिटलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन है, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ मैचअप नहीं कर पाते और वो रिडंडेंट हो जाते हैं। जो 5 लोगों का काम था वो पहले वो आज एक मशीन करने लग गई है। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जिसमें जो आपने ओरिजिनली प्लान किया था वो होता नहीं है। आपकी जो वर्किंग लाइफ है वो छोटी होती जा रही है, और क्योंकि लॉन्जेविटी है, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है मेडिकल साइंस की बदौलत, तो आपकी मृत्यु जो है वो और लेट हो रही है। तो क्या हो रहा है, वर्किंग लाइफ श्रिंक हो रही है और आपकी लाइफ स्पैन बढ़ती जा रही है। इसका ये मतलब हुआ कि जो कमाने की उम्र थी है और जो पैसे जमा करने की उम्र है वो कम होती जा रही है, और जो यूज करने की पोस्ट रिटायरमेंट की हम बात कर रहे हैं वो पीरियड बढ़ते जा रहा है। अगर एक नॉर्मल एक लाइफस्टाइल देखें, अगर कोई इंसान 40 या 45 की उम्र में रिटायर होने की बात करता है तो उनकी वर्किंग लाइफ अगर आप देखो तो करीबन 20 साल है। और अगर हम एवरेज लॉन्जेविटी अगर 75-80 की लेते हैं तो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है वो 30 साल की। 20 साल आपको कमाना है, जमा करना है, और यही पैसा जो आप कमा के जमा करते हैं वही पैसा आपको अगले 30 साल तक काम यूज करना है। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्पैरिटी है और ये जरूरी है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सही तरीके से करें। बिल्कुल, मतलब अगर 40 में रिटायर करना है या 50 में रिटायर करना है, मतलब 40 या 50 साल तक की उम्र में डटकर काम भी और बहुत अच्छे से डिसिप्लिन से फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी पड़ेगी अगर आप करना चाहते हैं बाद में ठाठ या अपने मर्जी का जो भी आपके पैशंस है उसको परस्यू करना चाहते हैं। इसलिए हर्षवर्धन, आप मुझे बताइए कि इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि कई ऐसे यंगस्टर्स हैं जो इसके बारे में सोच रहे हैं कि हम जल्दी रिटायर करें और इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है। तो कौन सी ऐसी तैयारी है जिसको आज से ही करना है सो दैट 60 या फिर 60 के बाद हो जाए ठाठ? एब्सोल्युटली, आपने एकदम सही बात की है कि अगर आप 40 या 50 की उम्र में रिटायर होने की सोच रहे हैं, तो पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि 40 और 50 के बीच में आपकी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि नहीं। उदाहरण के तौर पे अगर 40 और 50 के बीच में आपके बच्चों की हायर स्टडीज़ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है या आपके उनके शादी की जिम्मेदारी है, तो उसका बजट भी आपको बना के चलना होगा और उसकी तैयारी करनी होगी।
आपको इसकी भी तैयारी करनी होगी कि आपको जो लाइफस्टाइल जीनी है 40 या 50 के बाद, जो भी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफस्टाइल जीनी है, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए आपको कितना कॉर्पस इकट्ठा करना है ताकि आप वो लाइफस्टाइल जी सकें। और इन्फ्लेशन आपके रिटायरमेंट के बाद भी चलते रहेगा, सो आपको उसकी भी इनकॉर्पोरेट करके आपको बजट बना के चलना है। जाहिर सी बात है, अगर आप 40 या 50 में रिटायर हो रहे हैं तो आप सीधा घर पे तो बैठने वाले हैं नहीं, आप कुछ ना कुछ और दूसरा काम करेंगे। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी कैपिटल की ज़रूरत होती है। आप जब भी प्लानिंग करें ये चीज़ का ध्यान रखें कि कैपिटल जो आपको बिजनेस में लगाना है और जो आपको आपके डे टू डे लिविंग के लिए चाहिए वो अलग होना चाहिए। हो सके तो आप अपना जो घर खर्च का जो बजट होता है वो बिजनेस में ना लगाएं, लेकिन बिजनेस के अपना अपना खुद का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये सारी प्लानिंग अगर आप करके चलेंगे तो आप रिटायर होने की सोच सकते हैं। अगर ये प्लानिंग नहीं है तो रिटायरमेंट आप जल्दी लेने की बहुत मुश्किल है कि आप अगर उसे सोच के रिटायर जल्दी हो सकें। बिल्कुल, क्योंकि कई ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसका एक और पहलू ये भी है हर्षवर्धन कि अब आजकल के टाइम में शादी भी लेट हो रही है, लोगों के बच्चे ऑफ कोर्स उस अकॉर्डिंगली ही वो फैमिली भी प्लान करते हैं। तो वो एक स्पैन और रिस्पॉन्सिबिलिटी या फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है उसका जो एक दायरा है वो भी सिमटता जा रहा है। मतलब जो पहले 20s में शादी होती थी अब लेट 30s में भी शादी होने लगी है, फिर लेट 30s या स्टार्टिंग 40s में लोगों के बच्चे भी हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई कपल है वो सोच रहा है कि हम भाई 50 में या मैं 50 में रिटायर हो जाऊं, उसको अपने हिसाब से प्लानिंग कैसे करनी पड़ेगी, ये एक सिनेरियो मैं आपसे समझना चाहूंगी। एकदम अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल लिया है आपने। मान लीजिए एक कपल की शादी जो होती है वो 30 साल की उम्र में होती है, उनके बच्चे नेचुरली उसके बाद समझ लीजिए 31-32 में बच्चे पैदा होते हैं। जब वो 52 के होंगे, हम 20 साल की बात करें, तब उन्हीं बच्चों की हायर स्टडीज़ की रिक्वायरमेंट आती है। और ये चीज़ हम अगर थोड़ा एक्सटेंड कर लें तो रिटायरमेंट पे, अगर 60 की रिटायरमेंट की बात करें तो 60 की रिटायरमेंट की एज पे जब आप खुद एक पैसे की ऐसी कगार पे खड़े हैं जहां आपको अपना रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए, उसी समय आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपके बच्चों की पढ़ाई की खर्चे करने पड़ते हैं। तो एक बहुत ही टिपिकल सिचुएशन है। और स्पेसिफिकली जब हम अर्ली रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं तब ये प्रॉब्लम डबल हो जाती है। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट प्लान अगर किसी को बनाना है तो ये समझ के चलना है कि आपके पास वक्त कम है, आपके पास कमाने वाली जो उम्र हम बता रहे हैं वो कम है, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को जितना ज्यादा हो सके उतना अग्रेसिव करना होगा। हो सकता है ये आपके फाइनेंशियल प्लानिंग, एसेट एलोकेशन की रिस्क प्रोफाइलिंग में भी फिट ना हो, लेकिन आपको जो बेसिक थंब रूल्स हैं इसके परे हट के आपको अपना प्लानिंग करना होगा, क्योंकि आप जो करने जा रहे हैं वो भी एक रेगुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं है, आप अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो उसी प्रकार आप एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट रूल्स नहीं फॉलो कर सकते। आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल के हट के आपको थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना होगा, क्योंकि आपके पास एक समय कम है जैसे मैंने कहा जमा करने के लिए, और दूसरा जो पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड है वो बहुत लंबा है। और पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड में आपको एक साथ पैसों की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए आपने एक इक्विटी अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया है, तो 40 या 50 की उम्र में एक कॉर्पस बन जाता है आपके पास। वो पूरे पैसे आपको एक साथ नहीं चाहिए, वो पैसे आपको अगले 20 या 30 साल तक चाहिए जब तक आप रिटायर्ड हैं। तो इक्विटी का रिस्क आप ले सकते हैं। हो सकता है 40 की उम्र में मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है तो एक बार आपको बुरा लगे, लेकिन वो पैसे आपको इक्विटी में ही रहने देने होंगे और धीरे धीरे उसमें से पैसे निकालते रहिए जो आपकी जरूरत है, और बाकी का कॉर्पस है उसे इक्विटी की कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलने दीजिए। सो ये एक स्ट्रैटेजी है। आपको ओपन माइंडेड होना होगा कि जो बेसिक रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग है, रिस्क प्रोफाइलिंग, एसेट एलोकेशन, उससे थोड़ा हटके आपको अपनी जरूरत के हिसाब से उसे अग्रेसिव बनाना होगा। ओके, तो कहाँ करें निवेश, कैसे करें तैयारी, किस तरीके से अर्ली रिटायरमेंट मतलब 60 से पहले रिटायरमेंट आप सोच सकते हैं, कैसे इसकी तैयारी होगी, इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे। कुछ कॉलर्स से भी बात कर लेते हैं जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर है, सबसे पहले जानते हैं कि उनका सवाल क्या है। राहुल जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में। बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो पूरा भेजा हुआ है। बिल्कुल सर। ओके, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो, मेरा जो एसेट मिक्स मैंने किया हुआ है वो सही है कि नहीं है, एक ये बात। दूसरा, मुझे 10 साल में 35 लाख रुपए चाहिए। तो मेरे 5 इयर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुके हैं, तो नेक्स्ट 5 इयर्स में मुझे बाकी वो रिमेनिंग बैलेंस इकट्ठा करना है। ओके। तीसरा, मेरा 1 लाख मेरे पास एट प्रेजेंट अवेलेबल है जो मैं लमसम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। और चौथा, रिटायरमेंट के लिए पूछना था मेरे को, एट प्रेजेंट जो भी खर्चा है मेरा, तो मेरा बड़ा भाई
पूरा हैंडल कर लेता है। तो मैं वो उसमें तो मैं सोच रहा हूँ अगर आगे जाकर तब हम भी सेपरेट और न्यूक्लियर फैसिलिटी हो रहे हैं तो मुझे कितना वो खर्चा लगेगा जिसके लिए मैं उतना कॉर्पस अपने लिए बना के चलूँ। ओके, तो हर्षवर्धन, आपके पास भी राहुल का पूरा पोर्टफोलियो है, 1 लाख रुपए का एकमुश्त निवेश भी चाहते हैं और अगले 10 साल के लिए निवेश की इनकी योजना है। जरा इनका पोर्टफोलियो देखकर बताइए, सही रास्ते पर चल रहे हैं? अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखते हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये इन्होंने बताया कि इनकी करंट इनकम जो है वो 30,000 रुपये है और उसके एवज में 15,500 रुपये की SIP कर रहे हैं। तो क्योंकि इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की तारीख में इनके ऊपर नहीं है तो ये इतना इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं। अगर हम इनके गोल्स की देखें, जो पहला गोल था कि 10 साल बाद इन्हें 35 लाख रुपए चाहिए। हम इक्विटी SIP के जरिए जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसमें हम अज्यूम कर सकते हैं कि करीबन 14% अगर आपको कंपाउंडेड रिटर्न मिलता है तो एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। और ये अगर हम अजम्पशन करते हैं और आगे की फ्यूचर वैल्यू देखते हैं तो 35 लाख इनका 10 साल में इकट्ठा हो जाना चाहिए, वो दिक्कत नहीं है इनके पास। सिर्फ इनके पोर्टफोलियो में जो एलोकेशंस हैं उसमें अगर आप देखें तो मेजर कंपोनेंट और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स जो इनके मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में जा रहे हैं। वहाँ पे इनके पास एक स्कोप है कि थोड़ा ये रीअलाइन कर लें। इनके लिए इनके पोर्टफोलियो में जो चेंजेस करने हैं उसका सुझाव मैं दे सकता हूँ। DSP मिड कैप और रिलायंस स्मॉल कैप की जगह ये एक मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें जो है ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड। 4,000 रुपये की SIP ये ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड में शुरू करें और DSP और रिलायंस का स्मॉल कैप फंड ये बंद कर सकते हैं। बाकी जो स्कीम्स इनके पोर्टफोलियो में है वो ठीक है। जो इनका दूसरा सवाल था कि 1 लाख रुपए जो इन्हें लमसम इन्वेस्टमेंट करने हैं, और इन्होंने अपने सवाल में ये भी लिख के भेजा था कि इनके कोई फ्रेंड हैं जिन्होंने इन्हें सजेस्ट किया है कि 1 लाख रुपए वो स्मॉल कैप फंड्स में करें। मेरी सलाह इनको स्मॉल कैप फंड के अगेंस्ट रहेगी, क्योंकि जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं मेन उसका जो कोर पोर्शन होता है, जो मेन पोर्शन होता है वो है कि आप एक अच्छी कंपनियों में निवेश करें ताकि लॉन्ग टर्म में जाके कोई भी अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, बड़ी कंपनीज, एस्टैब्लिश कंपनीज उस वोलेटिलिटी को अच्छी तरह हैंडल कर सकती हैं। छोटा पोर्शन आप मिड कैप में रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं रखना चाहिए, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट है, जो कोर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है, वो लार्ज कैप में होना चाहिए। ये काम कर सकते हैं कि 1 लाख रुपए की कोई नई स्कीम नहीं ले, वो अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में इसे डिवाइड करके, स्प्लिट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहाँ तक इनकी रिटायरमेंट प्लानिंग और की बात थी, मेरा सुझाव ये रहेगा कि क्योंकि अभी इनका इमीडिएट गोल एक है 10 साल बाद, और ये 30,000 की इनकम में से 15,000 ऑलरेडी सेव कर रहे हैं। 10-15,000 नहीं, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी हो इन पे, लेकिन उतना खर्चा तो उनको महीने का कोई ना कोई कारण से लग जाएगा। रिटायरमेंट का जो है, हालांकि अच्छी बात है कि आज से सोचना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि एक बीच में इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, ये 10 साल अभी, क्योंकि 5 साल ही बचे हैं उस रिक्वायरमेंट को, 5 साल बाद ये एक स्पेसिफिक अमाउंट डाल के अपनी, तब तक इनकी होपिंग शादी हो जाए या फैमिली सेटल हो जाए तो खर्चे भी इन्हें अंदाजा आ जाएगा। उस प्रकार से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग अगर करें उस समय तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। दैट्स ऑल। अब आज की तारीख में तो इनके पोर्टफोलियो में यही दिख रहा है। ओके, चलिए, राहुल के लिए सलाह मिल गई हमारे एक्सपर्ट के द्वारा। प्लीज इसका ध्यान रखिएगा और डिसिप्लिन से अपने निवेश को आगे बढ़ाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अगले कॉलर से बात करते हैं इस वक्त हमारे साथ। चलिए, हमारे पास डिटेल्स हैं, डिटेल्स ही पढ़ लेते हैं। गुलफाम खान जी की, जयपुर के रहने वाले हैं ये, और 36 साल इनकी उम्र है। हर्षवर्धन, इनकी डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने यूलिप ICICI एलीट लाइफ सुपर में 2 लाख सालाना 2017 से निवेश करना शुरू किया है। चलिए, गुलफाम से बात भी कर लेते हैं। गुलफाम जी, बहुत स्वागत है सर आप हमारे शो में। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से? जी मैं जानना चाहता हूँ, मेरे 3 सवाल हैं। एक तो ये कि एलीट लाइफ सुपर में जुलाई 2017 से निवेश किया था 2 लाख सालाना का टैक्स सेविंग के लिए। आज करंट वैल्यू 1,80,000 है। हाँ। मुझे क्या करना चाहिए? सर से पूछ के बताएं कि भाई इसमें बना रहा हूँ या मैं जो है टैक्स सेविंग के लिए ELSS वाली स्कीम लूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। एक सवाल तो मेरा ये है मैडम। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरा वेल्थ क्रिएशन के लिए 20 से 25 साल में 4 करोड़ का टारगेट है। इसमें मैंने 5 स्कीमें हैं। अच्छा, बताइए। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड 5,000 रुपए माहाना, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 2,000 रुपए माहाना, आदित्य बिरला सन लाइफ का एडवांटेज फंड जो अब लार्ज और मिड कैप हो गया है, इसमें 2,000 रुपए माहाना, LNT इमर्जिंग फंड में 5,000 रुपए माहाना, ओके, और रिलायंस स्मॉल कैप में 2,000 रुपए माहाना।
ठीक है। इस तरह से 16,000 रुपये महाना में इन म्यूचुअल फंड में लगा रहा हूँ। इसमें मैं 15 से 20,000 रुपये और बढ़ा सकता हूँ। ठीक है। मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है सर, आपके फंड 16,000 रुपए प्रति महीना, आपका अभी का निवेश 15 से 20,000 रुपए आप बढ़ा सकते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए 20 से 25 साल में 5 करोड़ रुपए। और खासतौर पर इनका सवाल है एलीट लाइफ को लेकर, टैक्स सेविंग के पर्पज से उन्होंने लिया था, उससे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, ये क्या करना चाहिए और क्या ELSS में अच्छे फंड में इनको निवेश करना चाहिए, बताइए। गुलफाम जी, आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी यूलिप के रूप में ली है जिससे आपको टैक्स बेनिफिट आप चाहते थे, जो टैक्स बेनिफिट आप चाहते हो 1.5 लाख रुपए तक है, तो 2 लाख रुपए आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं बेनिफिट आपको 1.5 लाख रुपए का ही मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये हमेशा ये सलाह रहती है कि आप एक इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए, इंश्योरेंस को अलग रखिए। जो लाइफ कवर की रिक्वायरमेंट है वो आप एक टर्म प्लान के जरिए लीजिए, और जो इन्वेस्टमेंट्स करने हैं वो आप म्यूचुअल फंड के जरिए करिए। ये एक थोड़ा टैक्स डिस्पैरिटी है कि यूलिप में जो भी गेन्स आपका हो रहा है, क्योंकि एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अभी की तारीख में नहीं है, तो कई लोग इसे एक यूनिक बेनिफिट बोल के मार्केट करते हैं कि आप अगर म्यूचुअल फंड्स में करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपको 10% भरना होगा, और यूलिप में करते हैं तो आपको नहीं भरना होगा। डिस्पाइट दैट मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इन्वेस्टमेंट्स हमेशा एक फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट में रखिए जिसमें आप कभी भी बदलाव कर सकते हैं। यूलिप में 5 साल तक आप उसी फंड हाउस के साथ बंद जाते हैं, और अगर कोई कारण से आपको स्कीम्स पसंद नहीं आती, आप उसमें से शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड्स में आप कोई भी फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, आप उस स्कीम में से निकल के कहीं और जमा कर सकते हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अभी उस पॉलिसी में बंद कर दीजिए। अगर आप बंद करते हैं तो आपका कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जो भी आपकी फंड वैल्यू है उसमें से एक सरेंडर चार्ज 6,000 रुपये मैक्सिमम तक कटेगा, और बाकी पॉलिसी डिसकंटिन्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा, और ये पैसे आपको 5 साल खत्म होने के बाद आपके हाथ में आ जाएंगे ब्याज सहित। जो भी आपका सेविंग्स बैंक का रेट है वो ब्याज आपको मिल जाएगा। अब दूसरे सवाल पे आते हैं, जो आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है। स्कीम्स का अगर हम नज़र डालते हैं तो स्कीम्स बाय एंड लार्ज ठीक है, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। सिर्फ अगेन आपके 5 स्कीम में से 3 स्कीम्स आपकी मिड एंड स्मॉल कैप है। मुझे ये नहीं पता कि अगर आपने कॉन्शियसली मिड एंड स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बनाया है, लेकिन अगर हम एलोकेशंस की बात कर रहे हैं तो आपके लार्ज कैप में 5-7 हज़ार रुपये लगभग है, और बाकी का जो पूरा अमाउंट है वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, तो इसमें थोड़ी बदलाव करने की आपकी ज़रूरत है। आप L&T इमर्जिंग बिजनेसेस में जो आप 5,000 रुपये महीने का कर रहे हैं उसे आप 2,000 कर दीजिए, और बिरला का जो फंड एडवांटेज फंड है आपके पास उसमें 2,000 की जगह 5,000 कर लीजिए। तो ये जो चेंज होगा इससे आपको थोड़ा लार्ज कैप की तरफ आपका पोर्टफोलियो बनेगा। जो नया अमाउंट है, जो फ्रेश अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें आपको नई स्कीम्स जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं स्कीम्स में अपना SIP का अमाउंट बढ़ा दीजिए और उस प्रकार करते रहिए। एट बेस्ट अगर आप चाहते हैं तो एक स्कीम आप और जोड़ सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और वो है टाटा इक्विटी PE फंड। उसे आप जोड़ लीजिए और पूरा जो अमाउंट आपका महीने का है वो इन्हीं 6 स्कीम्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही डिटेल में हर्षवर्धन आपने गुलफाम को उनके पोर्टफोलियो के बारे में राय दी है। और गुलफाम, ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर निवेश के लिए। एक और कॉलर से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ लुधियाना से सिमी जी हैं। सिमी जी, बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो में। बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो सिमी जी, सुन पा रही है हमें? चलिए सिमी जी से जब तक बात हो पाती है तब तक उनका सवाल भी ले लेते हैं। 58 साल इनकी उम्र है, और इनका सवाल है कि इन्होंने कुछ निवेश किया है, क्या ये सही वक्त है निवेश करने का? 3 फंड्स में इन्होंने 58 साल की उम्र में शुरुआत की है निवेश की। हर्षवर्धन, इस उम्र में फंड से पैसे निकालना क्या ठीक रहेगा, ये जानना चाहती हैं, और या अभी और इंतजार करूं पैसा निकालने के लिए, बताइए। पैसे जब आप म्यूचुअल फंड या कहीं भी जमा करते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट किए हों या डिबेंचर्स खरीदे हों, निकालेंगे आप तब जब आपको उसकी ज़रूरत है। अगर आप, और दूसरा कारण है जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट एग्जिट करते हैं, वो ये है कि जहाँ भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो आप उसे निकाल के उसकी एक बेटर कोई ऑल्टरनेटिव में निवेश करेंगे। 2 कारण है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो तब आप निकालेंगे। दूसरा है, अगर वो स्कीम्स जिसमें आपने निवेश कर रखा है वो अच्छा नहीं कर रहा है
तो आप उसमें से निकलेंगे लेकिन कहीं और जमा करेंगे। तो ये जो दो पहलुओं को आपको ध्यान में रखना होगा और उसी बेसिस पे आप डिसाइड करिए। उम्र एक बात होती है कि 58 की उम्र में क्या मुझे पैसे निकाल लेने चाहिए, जी नहीं, आपकी जो ज़रूरतें हैं वो आगे भी चलती रहेगी। आप ये चीज़ ज़रूर पूछ सकते हैं कि अगर मेरी इनकम नहीं है तो मैं जमा इसमें दूसरे इन्वेस्टमेंट्स की पैसे जमा करूं कि नहीं। सो वेल ये सारी चीज़ डिपेंड करती है आपकी ज़रूरत कैसी है, तो उसी बेसिस पे ध्यान में रखते हुए आप ये डिसीजन लीजिए। ओके, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से, मनीष गुप्ता जी। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी मनीष जी, पूछिए अपना सवाल सर, पूछिए अपना सवाल। मैम मैंने ना ये थैंक यू फॉर द मेरा कॉल लेने के लिए। मैंने पीपीएफ में 1.5 लाख डालता हूँ, ELSS में क्या डालना है, और NPS टायर 1 में डालता हूँ 50,000। ओके। और मैंने 3 म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, एक L&T इंडिया वैल्यू फंड ले रखा है, एक L&T इमर्जिंग बिजनेस ले रखा है, और एक ICICI मल्टी कैप। तीनों में मैं 10,000 रुपए महीने डाल रहा हूँ, 30,000। ओके। और मैं अभी 20-25,000 और डाल सकता हूँ, 30,000 भी डाल सकता हूँ आगे। तो क्या सही है मेरा सब पोर्टफोलियो, या फ्यूचर के लिए कुछ चीज मॉडिफाई करना पड़ेगा? सर कुछ गोल के तहत आपने निवेश किया है कि कर दिया? ऐसे ही कर दिया। यस, पैसा है इसलिए डाल दिया। पैसा है, 29 साल आपकी उम्र है, अच्छी बात है। 29 साल की उम्र में आपके पास पैसा है निवेश करने के लिए, अच्छी बात है। लेकिन हर्षवर्धन, इनके निवेश करने के तरीके को लेकर आप क्या कहेंगे? प्लस जो ये जवाब जानना चाह रहे हैं कि ऐसे ही निवेश कर दिया, पैसा है तो चलिए। सो वेल स्वाति, 2-3 तरीके हैं निवेश करने के। एक है कि आप कोई स्पेसिफिक मकसद के लिए निवेश करते हैं, और दूसरा है क्योंकि आपका कोई सरप्लस है महीने का और आप नहीं चाहते कि उसे खर्चा कर दें, तो आप कहीं ना कहीं उसे जमा कर देते हैं। सो वेल, कुछ भी जमा नहीं करना, खर्च करने से बेटर है कि आप उसे जमा करना शुरू करें। लेकिन अगर आप उसे एक डायरेक्शन दे सकें, आप मान लीजिए कि आपका पैसा आज की तारीख में सरप्लस है, हमें हमारी ज़रूरतें जो है फ्यूचर की, वो हम अगर चाहें तो बैठ के अगर उसकी लिस्ट बनाएं, तो कहीं ना कहीं एक रफ आइडिया मिल जाता है कि मुझे 15 साल बाद XYZ के लिए पैसे चाहिए, या 20 या 30 साल बाद मैं चाहता हूं कि मैं अच्छी तरह रिटायर हो जाऊं। तो ऐसा अगर आप मकसद अपने इन्वेस्टमेंट को देते हैं तो प्रोडक्ट सिलेक्शन आसान हो जाता है, और आपको एक लिमिटेशन हो जाती है कि आप जब चाहें तो उसमें से निकालेंगे नहीं। तो एक डिसिप्लिन बैठ जाता है क्योंकि आप एक मकसद के लिए सेव कर रहे हैं। सो हो सके तो मनीष जी, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक लक्ष्य दीजिए ताकि एक डिसिप्लिन बैठे और आप उसी तरह के प्रोडक्ट चूज कर सके। नेवरदलेस, अगर कोई गोल नहीं है लेकिन खर्च करने से बेटर है कि आप उसे जमा कर लें। अगर हम आपके इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं, पीपीएफ में आप 1.5 लाख रुपया कर रहे हैं, तो 80C की जो लिमिट है वो आप पूरी फिनिश कर रहे हैं। तो इसमें आप ELSS अगर बाद में जोड़ते हैं, आपको टैक्स का एडिशनली कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ एक चीज़ है, ELSS एज अ प्रोडक्ट इज फार मोर सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल फॉर रिटर्न्स। मतलब आपको आगे जाते हुए रिटर्न्स ELSS से ज़्यादा मिलने की उम्मीद है क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। और अगर आप, जैसे मैंने कहा, लॉन्ग टर्म के लिए आपका गोल बनता है तो पीपीएफ की जगह ELSS बेटर होगा। ये तब होगा जब आप अपना गोल फिक्स करेंगे। गोल नहीं है तो पीपीएफ में आपको निवेश करते रह सकते हैं आप। म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो वेल, जो स्कीम्स है आपके पोर्टफोलियो में ठीक है, उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट आप जोड़ रहे हैं, आज की तारीख में मैं आपको सलाह दूंगा, आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट बेशक शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप कोशिश करिए कि कोई भी मकसद इस गोल को, इस पैसे का बना दीजिए। मान लीजिए रिटायरमेंट के लिए है, तो एक अगर हम बना रहे हैं पोर्टफोलियो, तो एक पोर्टफोलियो रिटायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए होगा। अगर आपको 2 साल बाद शादी के लिए यूज करना है या और कोई कारण से, तो इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। सो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप एक मकसद तय कर लें और उस बेसिस पे अपना पोर्टफोलियो बनाइए। ओके हर्षवर्धन, क्योंकि हम 60 से पहले रिटायरमेंट की भी बात कर रहे थे, अब ये जरा बताइए कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं या ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको किसी भी शख्स को, चाहे वो कोई पुरुष हो या कोई महिला हो, जो 60 से पहले रिटायर होना चाहते हैं, नजरअंदाज करने से बचना चाहिए? सो वेल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारा जब फोकस होता है कि मुझे जल्दी रिटायर होना है, तो हम कोई ना कोई कारण होता है कि हमें काम नहीं करना या हमें अपना पैशन परस्यू करना है, हमारा कोई नया बिजनेस शुरू करना है। हम ये भूल जाते हैं कि उसके पीछे पीछे जो हमारी दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या है। सो पहली चीज़, जैसे हमने पहले भी कहा कि जब आप रिटायर होने वाले हैं, खास करके अगर आप पहले रिटायर होना चाहते हैं, तो आपको प्लानिंग डबल करनी है। डबल इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि
आपको हर माइन्यूट डिटेल्स में जाना है, क्योंकि आपके पास ये प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसका सोल्यूशन आपको रेक्टिफाई करने का मौका नहीं मिलेगा। सो आप सारी चीज़ें, आपके घर के जो खर्चे हैं उसको एक अलग से बनाइए, और वो कॉर्पस आप ये समझिए कि ये कॉर्पस आपके बिजनेस या पैशन के लिए परस्यू करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट के लिए है और वो आपके घर खर्च के लिए है। तो वो एक कॉर्पस जब बनेगा उसको आप ऐसी जगह लॉक कर दीजिए ताकि आपको भी उसका एक्सेस ना मिले, क्योंकि जिस दिन एक्सेस मिलता है हमने देखा है कि लोग शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स के लिए उसको कॉर्पस को तोड़ लेंगे। मान लीजिए आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, कई रिक्वायरमेंट आ गई, लेकिन आपने घर के खर्चे के लिए अलग से रख रखा है। एक बार आपको जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती है, आप क्या करेंगे? आप सीधा जाके उसमें से पैसे निकालेंगे। ओके हर्षवर्धन, और ये भूल जाएंगे कि 5 साल बाद ये चीज इतनी भारी हर्षवर्धन वेरी क्विकली नाउ, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, कोई भी तो निवेश के लिए कैसे फंड्स में, मतलब जल्दी रिटायरमेंट के लिए निवेश के लिए कैसे फंड्स में, अगर 5 फंड्स आप हमारे दर्शकों को बता पाए जिसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा? मैं 5 फंड्स के नाम बता दूं जिनमें मल्टी कैप फंड्स हैं, लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप भी है। आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड, टाटा इक्विटी पीई फंड, बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, एसबीआई मैग्नम मल्टी कैप और कैनरा रुबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये ऐसा एक पोर्टफोलियो है जिसमें मल्टी कैप, लार्ज कैप का ज्यादा फोकस है और इमर्जिंग बिजनेसेस भी आपके पोर्टफोलियो में आते हैं एज अ किकर टू द पोर्टफोलियो। तो इन 5 स्कीम्स का पोर्टफोलियो मनी गुरु के आज स्पेशल एपिसोड में जुड़ने के लिए और दर्शकों के सवाल के जवाब भी देने के लिए और 60 से पहले रिटायरमेंट के टिप्स भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए।